प्रेरणा की ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत। ठीक है, आई होप कि आप लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं तो उसकी जो मेहनत है वो काम कर रही है। तो अभी आज अपन पढ़ने वाले हैं, अभी तक जो अपन ने कंप्लीट किया था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को कंप्लीट कर दिया था, उसके गुणधर्म भी अपन ने पढ़ लिए थे। आज हम बढ़ते हैं इसके एक स्टेप आगे। तो अगला जो स्टेप है, अगला जो पॉइंट है वो है विद्युत द्विध्रुव। क्या पढ़ना अपने को? विद्युत द्विध्रुव। टॉपिक का नाम है विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव का मतलब जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अपने को, द्विध्रुव है जिसके दो ध्रुव हो, है ना। क्या हो रहा है कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि एक ऐसी युक्ति जिसके अंदर समान परिमाण, जैसे कि मान लिया अपने पास में दो आवेश हैं ऐसे, -q और +q है, बीच की दूरी कितनी है 2a। तो इस संरचना को क्या कहा गया? विद्युत द्विध्रुव। यानी कि समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के जो आवेश हैं जब अल्पांश दूरी पर रखे हों तो बनाई गई ये जो संरचना है वो क्या कहलाती है? विद्युत द्विध्रुव कहलाती है। अब एक डाउट तो ये आता है कि अपने पास में 2a दूरी क्यों ली? तो 2a दूरी लेने का एक ही मतलब है ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, आगे तुम देखोगे कि 2a की हेल्प से अपनी कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो सकती है। अगर तुम कैलकुलेशन में बहुत माहिर हो तो तुम r भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, लेकिन बाद में आधी दूरी करोगे तो तुम्हें a/2 लेना पड़ेगा, वो तुम्हारी हेडेक है। फिर मैं 2a लेता हूँ ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। सेकेंड है अपने पास में बात कि अपने पास में ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, द्विध्रुव कहाँ है? तो प्रकृति के अंदर क्या पाए जाते हैं? बहुत सारे द्विध्रुव पाए जाते हैं। प्रकृति के अंदर बहुत सारे द्विध्रुव पाए जाते हैं, जैसे कि NaCl, HCl है, ये सारे द्विध्रुव हैं। तो तुम देखोगे कि H + Cl-, तो क्या है? एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस है, और जबकि ये इनके बीच की दूरी क्या है? अल्प है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना हो तो अपन आसानी से निकाल पाएँ, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। अदरवाइज तो हम विद्युत क्षेत्र वैसे भी निकाल सकते हैं KQ/R² से, लेकिन बार बार अलग अलग चीज़ों से निकालना अपने लिए मुश्किल रहेगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि एक शॉर्टकट फॉर्मूला जनरेट करता हूँ। क्या करना है अपने को? द्विध्रुव के अंदर एक शॉर्टकट फॉर्मूला जनरेट करना है विद्युत क्षेत्र के लिए। ठीक है, क्योंकि प्रकृति के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, द्विध्रुव के रूप में पाई जाती हैं, इसलिए उनके लिए आसानी से अपन क्या कर सकें? विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकें। ठीक है कि नहीं? तो हमने क्या पढ़ा? सबसे तो बेसिक तो बात तो क्या है, जब समान परिमाण में विपरीत प्रकृति के आवेश जब अल्पांश दूरी पर हों तो बनाई गई ये जो संरचना है उसको अपन क्या बोलेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहें। क्लियर बात? अब बात पढ़ रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मैं बात करूंगा। आघूर्ण क्या होता है? तो आघूर्ण क्या नाम दिया गया है? यानी कि आघूर्ण का मतलब क्या होता है अपने पास में? अगर किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण व बीच की दूरी का जो गुणनफल है, क्या हुआ? कोई द्विध्रुव है, उसके किसी एक आवेश का परिमाण P बराबर एक आवेश का परिमाण मतलब Q का मॉड्यूलस, ये ले लो भले ये ले लो, और बीच की दूरी का जो गुणनफल है उसे ही अपन क्या बोलेंगे? द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। ठीक है कि नहीं? इसकी फॉर्म में आसानी से वो मान निकल जाए, इसलिए अपन ने ये पढ़ा है। तो क्या पढ़ा? P बराबर Q/2a। तो एक बात तो ध्यान रखनी है अपने को, यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलॉम गुणा मीटर, कूलॉम गुणा मीटर होता है। और इसका जो CGS मात्रक होता है D/V इसको अपन बोलते हैं, लेकिन अपनी बुक के अंदर नहीं है और अपन कम काम में लेते हैं तो उसकी वैल्यू तो मुझे भी याद नहीं रहती। ठीक है कि नहीं? बस इसका मात्रक D/V होता है, ये बात मुझे ज़रूर पता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है मैं हर साल याद करता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ क्योंकि डेली काम में अपन नहीं लेते हैं, इस वजह से। क्योंकि अपन MKS सिस्टम काम में लेते हैं, तो MKS सिस्टम तो अपने ही रगों में है, जबकि ये सिस्टम अपने को ध्यान में नहीं। अब मैं बात करता हूँ इसकी विमा। तो हम जानते हैं कि कूलॉम की जो विमा कितनी है? A1T1 होता है, और ये आया L1, ये इसकी विमा आ जाती है। तो ये अपन ने पढ़ लिया विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक नॉलेज थी। एक्चुअल में तो अपने को क्या पढ़ना है? विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़नी है। क्लियर बात? तो ये अपन ने पढ़ा विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका एक क्वेश्चन कर लेता हूँ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है अपने पास में,
एक NaCl है, NaCl है जो कि है Na+Cl-, ये द्विध्रुव है। इनके जो बीच की जो दूरी है वो 1.28 एंगस्ट्रोम है। 2a का मान कितना है? 1.28 एंगस्ट्रोम है। ठीक है, तो क्या याद करना अपने को? द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, NaCl है यानी कि द्विध्रुव की फॉर्म है Na+Cl-, बीच की दूरी कितनी है? 1.28 एंगस्ट्रोम, और P का मान अपने को ज्ञात करना है। तो जब भी अपन सॉल्यूशन करेंगे तो एक बात मैं कॉमन बताता हूँ। सबसे पहले तो गिवन डेटा लिखना है अपने को, जो दिया हुआ है वो मान लिखना है। तो दिया हुआ क्या है? गिवन वैल्यूज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो दिया हुआ क्या है अपने पास में? एक तो दे रखा है 2a, बीच की दूरी का मान। क्या दे रखा है? 2a, बीच की दूरी का मान, यानी कि 2a का मान दे रखा है कितना? 1.28 एंगस्ट्रोम। या फिर इसको ऐसा कर दूं, मीटर की फॉर्म में कर दूं मैं, कितना लिख सकते हैं? 1.28 गुणा 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रोम का मतलब यही होता है। उसके बाद मैं बात करता हूं इसका आवेश। कितना आवेश है? 1 प्लस का 1 माइनस का, यानी कि प्रोटॉन के बराबर आवेश है। अगर 2 आते, 2 क्यों आता, 2 प्लस क्या आता, तो 2 प्रोटोनों के बराबर आ जाता है, यानी कि 1 प्लस का है। तो यानी कि इसका जो आवेश है Q का मान कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। प्लस का ले लो या माइनस का, लेकिन मॉड्यूलस करेंगे तो ये प्लस का ही आएगा। तो अब ज्ञात करना है अपने को P। ठीक है बात, तो सॉल्यूशन अपन करते हैं। वी नो दैट, अपन जानते हैं ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है P ज्ञात करने का, जो कि अपन ने निकाला था। कितना होता है? Q गुणा 2a। तो Q गुणा 2a निकालते हैं तो P बराबर Q गुणा 2a। तो इसका मान रखता हूँ, Q का तो मान कितना है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक है, गुणा मैं बात करता हूँ 2a का मान कितना? 1.28 गुणा 10⁻⁻10। इसको अपन सोल्व कर रहे हैं तो P बराबर तो कितना है? 1.6 गुणा 1.28 गुणा ये कितना आया? 10⁻⁻19 और 10⁻⁻10 10⁻⁻29। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो ये जो वैल्यू आती है ये आती है 2.04 इंटू में 10⁻⁻29 कूलम गुणा मीटर। आंसर क्लियर बात? तो अपन ने एक सिंपल सा पॉइंट देखा। अब आगे अपन देखेंगे क्या? आगे अपन देखेंगे तो अब हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। जैसा कि मैंने पहले बताया, अपना मेन काम क्या है? विद्युत क्षेत्र ही निकालना है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र। तो 2 पॉइंट है अपने पास में। पहला तो है अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा पर अपने को निकालना है। अब विद्युत द्विध्रुव मैंने बताया एक सदिश राशि है। एक बात मैं बताना भूल गया, उसके अंदर उसकी दिशा जो होती है -q से +q की ओर होती है। ठीक है कि नहीं? तो मान लिया अपने पास में एक द्विध्रुव है और ये यहाँ पे दूसरा आवेश है। ये तो -q आवेश है और ये क्या है? +q आवेश। इसको अपन ने नाम दे दिया A, इसको नाम दिया B। बीच की दूरी कितनी? 2a। क्लियर बात? यहाँ पे एक मिड पॉइंट है O। अब अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा मतलब इसकी एक्सिस में, यानी कि इस साइड में या फिर इस साइड में कहीं पे भी एक बिंदु P है। मान लिया कि ये बिंदु P है, यहाँ पर ये बिंदु P है, जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब ये जो P है ऐसा दे रखा है कि जो P की जो दूरी है O पॉइंट से वो R दे रखी है। कितनी दे रखी है? R। तो अपने को एक फॉर्मूला बनाना है ताकि मैं यहाँ पे आसानी से विद्युत क्षेत्र का मान निकाल सकूँ। 2 तरीके हैं अपने पास में इसको सोल्व करने के। पहले तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालूँ, फिर इसके कारण निकालूँ। दोनों को अपन जोड़ दें, सदिश योगफल कर दें तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है कि नहीं? तो हमेशा ऐसा करेंगे तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला अपने को बनाना है कि इसकी हेल्प से वो फॉर्मूला लगाएं और आसानी से वो वैल्यू निकल जाए। ठीक है कि नहीं? तो अब अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो देखो, विद्युत द्विध्रुव की दिशा तो किधर है? इस साइड में है, क्योंकि -q से +q की ओर होती है द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो अब मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र निकालूंगा। किसके कारण? -q आवेश के कारण।
तो क्या लिख रहा हूँ मैं, माइनस क्यू के कारण P पर विभव, विद्युत क्षेत्र। अब जो माइनस क्यू है क्या है, बिंदु आवेश है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र अपने को निकालना है। तो जब भी विद्युत क्षेत्र का मान अपने को निकालना है, मैंने बताया था सबसे पहले उसकी दिशा निकालेंगे, और दिशा निकालने के लिए अपने एक छोटा सा पॉइंट बताया था कि जहाँ पे भी अपने को दिशा निकालनी है वहाँ पे एक धनात्मक आवेश को अपन एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे। तो धनात्मक ये यहाँ पे धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा, यानी कि इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी इस साइड में आएगी, E1 इस साइड में। ठीक है बात। तो यहाँ पे माइनस क्यू के कारण P पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, E1 बराबर KQ बटे R, KQ बटे R स्क्वायर, KQ बटे R स्क्वायर, R का मतलब बीच की दूरी, AP का स्क्वायर, AP का स्क्वायर। अब बात आती है कि KQ अपन ने प्लस का ले लिया, Q प्लस का ले लिया, बिल्कुल क्यों लिया है, क्योंकि अपन ने इसकी दिशा दर्शा दी है। सदिश जो माइनस और प्लस क्या करता है, दिशा को ही तो बात करता है। तो अपन ने क्या ले लिया, माइनस क्यू लिया, तो इसी के कारण तो दिशा इस साइड में आई, तो मैंने ले लिया KQ बटे AP स्क्वायर, बीच की दूरी कितनी है AP। अब बात करो AP बराबर कितना होगा, ये तो A है और ये कितना है R है, क्योंकि बीच की दूरी मुझे इस फॉर्म में लेके आनी है, R की फॉर्म में निकालना है। तो ये R है और ये दूरी कितनी है, A है, तो AP को क्या लिख सकता हूँ मैं, R प्लस का A। तो यानी कि डायरेक्ट अगर मैं E1 को ऐसा लिखूँ तो गलत नहीं है, E1 बराबर KQ बट्टे R प्लस A का होल स्क्वायर। ये अपन ने E1 निकाला। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, E2 निकालूंगा। E2 मतलब इसके कारण जो प्लस क्यू आवेश है उसके कारण बिंदु P पर तीव्रता, टोटल तीव्रता तो अपने को P पर ही निकालनी है। तो ये धनात्मक, और यहाँ पे भी अपन ने मान लिया है धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इससे तो अपने पास में क्या निकल के आ जाएगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, यानी कि इसके कारण दिशा आ गई इस साइड में E2। ठीक है कि नहीं, इस साइड के कारण दिशा आ गई इस साइड में। दिशा अपन ने निकाली, इसके जस्ट विपरीत है, ये टेढ़ा नहीं है, दिशा अपन निकालेंगे। तो क्या कर दिया अपन ने, प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू के कारण P पर तीव्रता कितनी आएगी बोलो, E2 बराबर कितना आएगा, KQ बट्टे बीच की दूरी कितनी है BP, कितना आएगा KQ बट्टे BP का स्क्वायर। क्लियर बात। तो BP का स्क्वायर आया, तो अब मैं BP को क्या लिख सकता हूँ, ये जो BP है, ठीक है कि नहीं, BP मतलब क्या हुआ, R माइनस का A लिख सकते हैं बना इसका। तुम देखो ये इतनी दूरी है, इसको मैं इसमें से ये घटा दूँ तो यही तो आएगा अपने पास में। तो कितना आएगा, BP का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, R माइनस का A। तो यानी कि इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आया, KQ बट्टे R माइनस का A का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपन ने निकाल लिया E2 अपन ने निकाल लिया। अब बात देखते हैं अपन, अपने को जो टोटल निकालना बिंदु P पर निकालना है तीव्रता। अब तुम देखो कि E1 तो इस साइड में, E2 इस साइड में है, E1 इस साइड में, E2 इस साइड में है, तो तीव्रता जो आएगी एक में से एक दूसरी घट जाएगी, बड़ी में से छोटी घट जाएगी। तो परिणामी तीव्रता अगर मैं बात करता हूँ तो E2 का मान E1 से बड़ा है। E2 का मान क्या है, E1 से बड़ा है। क्यों, क्योंकि बीच की दूरी कम है। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता अतः है बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता की अगर मैं बात करता हूं तो कितना आएगा, EP बराबर कितना आएगा, E2 माइनस का E1, E2 माइनस का E1। और दिशा किधर आएगी, इधर, क्योंकि अपन जान रहे हैं E2 इधर आ रहा है अपने पास में, E1 इधर आ रहा है और E2 बड़ा है E1 से।
ठीक है, तो इसमें से ये घटा दिया छोटा, लेकिन बचेगा तो फिर भी शेष इधर ही ना, तो दिशा तो आएगी अपने पास में हमेशा इधर। तो मान रख देता हूँ मैं, तो ये अपन मान रख रहे हैं, तो तुम देखोगे यहाँ से EP E2 का जो मान आ रहा है कितना आ रहा है, KQ बट्टे R माइनस A का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा KQ बट्टे R प्लस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो EP का जो मान आ रहा है, EP का मान KQ तो मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तुम देखो KQ तो बाहर आ रहा है, यहाँ से मैं KQ कॉमन आया, और यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितना आया, 1 में R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 में R प्लस A का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आई यहाँ पे। इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं, तो EP बराबर KQ बाहर है, और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं दोनों का LCM। तो LCM कितना आएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर, और ये आया R प्लस A का होल स्क्वायर। तो देखो ऐसे अपन सोल्व करेंगे इसको। अब यहाँ से ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर, तो R प्लस A का होल स्क्वायर माइनस क्या आएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सोल्व करूँगा आगे, तो ये कितना आया, KQ इंटू में तुम देखोगे ये तो आया R प्लस A का होल स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर प्लस का 2AR, कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर प्लस का 2AR माइनस प्लस का R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर माइनस का 2AR, लेकिन माइनस आ रहा है, जो प्लस की राशियाँ थी वो माइनस की हो जाएंगी, यानी कि क्या आएगा, माइनस का R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2AR। जबकि यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे R माइनस A का होल स्क्वायर और यहाँ पे R प्लस A का होल स्क्वायर, यानी कि A माइनस B, R माइनस A इंटू में R प्लस A माइनस B इंटू में A प्लस B। तो उसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है अपने पास में, क्या इतना होता है, R माइनस A का होल स्क्वायर, R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यानी कि क्या आया, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि A प्लस B इंटू में A माइनस B, A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो यहाँ से तुम देखो R स्क्वायर तो कैंसिल, A स्क्वायर भी कैंसिल, तो कितना बचा, 2AR प्लस का 2AR कितना आया, 4AR। तो यहाँ से बचेगा अपने पास में KQ गुणा 4AR अपॉन में R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस 4AR को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से 2 इंटू में 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं इसको शॉर्टकट बना दूँ, Q गुणा 2A तो कितना होता है, P होता है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ इसका, तो कितना आएगा, EP बराबर कितना आएगा, 2kpr अपॉन में R स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आता है अपने पास में, मेन फॉर्मूला यही है। द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मेन फॉर्मूला। बट अगर कंडीशन अगर मैं लगा दूं, यदि इसको ऐसा भी लिखूं तो गलत नहीं होगा, EP बराबर 2kpr अपॉन में, अगर मैं R स्क्वायर को बाहर ले लूं, ठीक है, R स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूं तो R स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, R की पावर 4, यानी कि कितना आएगा, R की पावर 4 इंटू में 1 माइनस का A स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बात। तो यहाँ से तुम देखोगे कि यहाँ से एक कैंसिल, तो कितना यहाँ EP बराबर ये आएगा अपने पास में 2kp अपॉन में R क्यूब इंटू में 1 माइनस का A स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब कंडीशन लगा दी कि यदि R का मान A से बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्या बताया अपने पास में, याद रखना इस बात को, क्योंकि ऐसी ही कंडीशन होती है अपने पास में, जो R का मान है, ये जो R का मान है इस A से बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि R का मान बहुत बड़ा हो A से, तो क्या आएगा, A स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0। कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0। तो ये 0 हो गया, तो अपने पास में क्या आएगा, EP बराबर क्या आ जाएगा फॉर्मूला, 2kp अपॉन में R क्यूब, 2kp अपॉन में R क्यूब। सदिश रूप लिखूंगा तो मैं यहाँ पे भी
वेक्टर आ जाएगा। क्या लिखा 2kp, p का भी वेक्टर अपन में r3, यानी कि ये फॉर्मूला आया शॉर्टकट निकालने का द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अक्षीय रेखा पे अपन ने निकाल लिया जो कि आया 2kp में r3, याद रखेंगे क्या आया 2kp में r3। अब हमने अपने को निकालना है निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वापस निकालते हैं द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र। तो इसके लिए वापस अपन ने क्या किया, एक तो ये ले लिया द्विध्रुव, ये अपन ने लिया द्विध्रुव, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसका डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा। तो ये अपन ने लिया द्विध्रुव, ये है -q और ये +q, ये मिड पॉइंट O और बीच की दूरी 2a। तो इसके कारण, इस द्विध्रुव के कारण मुझे क्या करना है, इस निरक्षीय बिंदु पर, यहाँ पर बिंदु P है जिसके ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है कि नहीं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपन ज्ञात करेंगे। तो ये A लिया बने और ये लिया B। तो जहाँ पे भी अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है वहाँ पे तो अपन ने एकदम फिक्स बताया है कि क्या होता है, वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आती है, वहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है अपने पास में, वहाँ पे धनात्मक आवेश को अपन एज्यूम करेंगे और इस धनात्मक आवेश की वजह से मैं क्या करूँगा, उसकी दिशा निकाल सकता हूँ। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मान लिया, तो ये दूरी r ले ली है, ये a है और ये भी a है। तो मान आए यहाँ पे धनात्मक आवेश है, तो ये -q आवेश इस धनात्मक आवेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी कि ये आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस साइड में जो कि आई E1, जो कि आई E1 और ये दूरी है L, ये कितनी आई L और ये एंगल कितना थीटा। क्लियर बात। तो तुम देखोगे ये E1 इस साइड में आया, अब ये जो दोनों दिशाओं में बढ़ रहा है, आगे x दिशा में भी बढ़ रहा है और y दिशा में भी बढ़ रहा है। तो x दिशा में बढ़ रहा है और y दिशा में बढ़ रहा है, तो यानी कि दो घटकों में वियोजित होगा। तो एक घटक तो बनेगा अपने पास में ये वाला घटक और एक घटक बनेगा ये वाला घटक। तो ये जो थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये जो वैल्यू आई वो आएगी अपने पास में E1 cos थीटा और ये जो आएगा E1 sin थीटा। ठीक बात। अब इसके कारण अपन ने निकाली, सेकंड है अपने पास में +q आवेश के कारण तीव्रता। तो इसके कारण तीव्रता की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा अपने पास में, ये धनात्मक आवेश, ये भी धनात्मक आवेश अपन ने एज्यूम किया, तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये प्रतिकर्षित किया इसको ऐसे, तो ये कर दिया इसको ऐसे प्रतिकर्षित। तो अपन जानते हैं कि ये अगर थीटा है तो ये भी तो क्या होने वाला है, थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, E2 cos थीटा और इसका जो एक घटक बनेगा वो क्या बनेगा, E2 sin थीटा। ठीक है बात। अब मैं निकालता हूं, पहले तो ये घटकों के रूप में मैंने वियोजित इसको कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालता हूं। -q के कारण P पर तीव्रता कितनी आएगी अपने पास में, E1 मान लिया अपन ने, कितना होता है KQ/r²। तो KQ/r, r की दूरी कितनी है, ये L है, इसकी दूरी कितनी है L²। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या निकालता हूं, +q आवेश के कारण निकालता हूं, +q के कारण तीव्रता। +q आवेश के कारण अगर मैं तीव्रता की बात करता हूं तो जहां पे अपने +q के कारण कितने आएगी, KQ/r², तो ये भी L है, तो E2 का मान भी कितना आया, KQ/L²। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से E1 का जो मान है वो किसके बराबर है, E2 के बराबर है। E1 का मान किसके बराबर है, E2 के बराबर, यानी कि E1 और E2 बराबर है। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो रही है, यानी कि E1 sin थीटा तो ऊपर लग रहा है, जबकि E2 sin थीटा ऊपर लग रहा है, E1 sin थीटा नीचे लग रहा है। E1 और E2 तो बराबर है ही, यानी कि एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। समान परिमाण में विपरीत दिशा में है ये, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जबकि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों ही एक ही दिशा में है, इस दिशा में, तो यानी कि ये आपस में जुड़ जाएंगे। यानी कि जो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता है
बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता है वो क्या आएगी, E1 cos थीटा प्लस का E2 cos थीटा। तो हम जानते हैं E1 और E2 तो बराबर है, तो क्या लिखा अपन ने, EP बराबर 2E1 cos थीटा। मान रखते हैं अपन, तो EP बराबर कितना आया, 2 इंटू में E1 का मान है अपने पास में क्या, KQ बट्टे L स्क्वायर, KQ बट्टे L स्क्वायर, और cos थीटा क्या है, cos थीटा जो आ रहा है अपने पास में, cos थीटा क्या आएगा, आधार बट्टे कर्ण, तो A बट्टे L, तो ये आएगा A बट्टे L। तो यहां से तुम देख पा रहे हो Q इंटू में 2A कितना बनेगा P, तो यानी कि EP का जो मान आ रहा है कितना आएगा, इसको तो लिख दूं KP अपॉन में L क्यूब, KP अपॉन में L क्यूब। अब मैं चाहूं तो L का मान निकाल सकता हूं, यहाँ से अगर मैं L की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पे, तो L स्क्वायर बराबर कितना आएगा, R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर, यानी कि L बराबर कितना आया, R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर की पावर 1/2, जबकि L क्यूब कितना आ जाएगा, अंडर रूट में होगा तो उसको मैंने 1/2 लिख दिया, तो L क्यूब कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुटअप करूँगा, तो EP का जो मान आने वाला है, EP का जो मान आने वाला है वो कितना आएगा, KP बट्टे इतना आएगा R स्क्वायर प्लस का A स्क्वायर की पावर 3/2, जो कि मेन फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन वापस वही कंडीशन लगा के अपन करेंगे, R को तो मैं क्या ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो ये लिया अपन ने EP बराबर KP बट्टे R स्क्वायर को अगर मैं बाहर लेता हूँ तो क्या आएगा, R की पावर भी बाहर आएगी, तो R स्क्वायर अगर कॉमन ने लिया तो उसकी पावर 3/2 भी कॉमन आएगी, तो यानी कि R स्क्वायर अपन ने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे आएगा 3/2, और ये आएगा 1 प्लस का A स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहाँ से तुम देखोगे 2 से तो 2 तो गया, यानी कि यहाँ पे जो EP जो आ रहा है, EP जो आ रहा है वो कितना आया, KP अपॉन में R क्यूब, KP अपॉन में R क्यूब इंटू में 1 प्लस का A स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर की पावर 3/2। तो वापस अपन कंडीशन लगा देंगे, यदि क्या हो R का मान है वो बहुत बड़ा हो A से, तो A स्क्वायर बट्टे R स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0, यानी कि कितना आएगा, EP का जो मान आ रहा है कितना आएगा, KP अपॉन में R क्यूब। अगर सदिश रूप में लिखूंगा तो क्या आएगा, EP बराबर माइनस का KP अपॉन में R क्यूब, ये वैल्यू आती है, ठीक है बात। अब बात अपने को ध्यान रखना है कि माइनस का क्यों आया है, क्योंकि माइनस का आया है क्योंकि द्विध्रुव की दिशा तो इधर आ रही है, जबकि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर, तो इस साइड में अपन धनात्मक ले रहे हैं, तो इस साइड वाली चीज़ को क्या लेना पड़ेगा अपने को, ऋणात्मक, ये बात क्लियर है। और सेकेंड बात ये है कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है, यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वो क्या रहा है, उसका जो परिमाण है अक्षीय रेखा पे परिमाण का आधा है, यानी कि अगर अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन अपॉन में कूलॉम है, तो निरक्षीय पे अपने आप ही कितनी हो जाएगी, 5 न्यूटन अपॉन में कूलॉम, ठीक है कि नहीं। चलो अगले लेक्चर के अंदर अपन इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।